दोस्तों, मोकामा वाले आनंद सिंह को आप जानते ही होंगे। नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब घरे घर सरकार पुलिस बैठा दे, भाई है भाई। छोटे सरकार के आगे सरकार क्या कर ले? नहीं जिसे खड़े। अब नीतीश कुमार के साथ रहेंगे आप ककरो साथ कर रहे हैं, फिर फालतू बात। मैडम 2025 में किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे? वो हमने जानते हैं साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, उसका क्या मतलब? कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार। हाई तो अब आखिर बढ़ जाए नीतीश कुमार को ढाके हम ले ले हैं। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। हाँ, यही आनंद सिंह। दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति के उस हिस्से में घुसने वाले हैं जहां चमकती हुई गाड़ियों के पीछे काले शीशों में छुपा सच छटपटा रहा है, जहां चुनाव का मौसम आते ही गोलियों की आवाज ईवीएम के बीप को दबा देती है और जहां जनता का नेता जनता से ज्यादा अपने इशारों पर चलने वालों का नेता बन जाता है। आज हम आनंद सिंह और दुलार चंद यादव के बीच हुए गोलीकांड को डिकोड करेंगे और फिर समझेंगे कि आनंद सिंह को अब इस मामले में क्या सजा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के समय में आचार संहिता लगी हुई होती है। तो इस गोलीकांड की वजह से कितना लंबा नपेंगे आनंद सिंह या फिर नपेंगे भी कि नहीं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आनंद सिंह तो बस ये पूरे क्राइम के इकोसिस्टम के प्यादे भर हैं। इनसे बड़े बड़े बादशाह हमारे सो कॉल्ड नेता बनकर बैठे हुए हैं। आज हम पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की पोल खोलने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, आनंद सिंह पर आरोप है कि इन्होंने और इनके हथियारबंद गुर्गों ने दुलार चंद यादव पर गोलियां चलाई, और वो भी उस वक्त जब वो एक पॉलिटिकल रैली से लौट रहे थे। आई विटनेस के अनुसार पहले दूर से कॉन्टिन्यूस फायरिंग हुई और उसके बाद जब वो जमीन पर गिर गए, उन पर तेजी से आती गाड़ी चढ़ा दी गई। इनकी हत्या से कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटेड पब्लिक मैसेज दिया गया। दोस्तों, बात साफ है, आनंद सिंह पहले मोकामा से विधायक रह चुके हैं, लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री, कई केस दर्ज हुए और आखिरकार आर्म्स एक्ट में दोषी साबित होने पर इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन हुआ और उसी सीट पर इनकी पत्नी नीलम देवी ने भी चुनाव लड़ा और वर्तमान में वही मोकामा की एमएलए है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बिहार के इलेक्शन के साइकोलॉजी को समझ सकें। ये बिहार की राजनीति का पुराना तरीका है। जब बाहुबली पर कार्रवाई होती है तो नेटवर्क, वोट और कुर्सी परिवार के अंदर ही घूमते हैं। सिंबल वही, वोट बैंक वही, नैरेटिव भी वही। सिंपल शब्दों में, नेता चाहे जेल में हो या बाहर, राजनीतिक पकड़ वही रहती है। सेम आपने लालू यादव केस में भी देखा होगा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री की सीट छोड़नी पड़ी तब उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने ही ली थी। और फिर आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, दुलार चंद यादव कोई भोला भाला आदमी नहीं था। लेट 80s में छोटे अपराधों से शुरुआत, 90s में 200 हथियारबंद लोगों का प्राइवेट मिलिशिया, लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने की रेपुटेशन, 1993 का भूमियार मैसेकर, बूथ कैप्चरिंग, किडनैपिंग, लिस्ट लंबी है। आरजेडी के टिकट से 2 बार एमएलए बना, पॉलिटिक्स में कवर मिला, नेटवर्क मजबूत हुआ, ईडी ने भी 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज ट्रेस की। यानी ये मामला एक शरीफ इंसान का मामला नहीं है, ये बाहुबली बनाम बाहुबली वाली पुरानी कहानी है, बस तारीख बदलती रहती। और ये जो गोलीकांड हुआ उससे 2 दिन पहले इनके कुछ ये बोल थे। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून ही है, नीलम की हिम्मत ही बावनी है। और शादी हुआ है मड़वा गड़ा के, तिलक भरतुहार करके नहीं, लव मैरिज गई नाचने के लिए, वो रख लिया। इसी में थोड़ा सा व्यक्तिगत ज़्यादा आरोप नहीं हो गए, निजी हमले हो गए। अब किसी ने अपने पसंद से ब्याह किया है, रचाया है, तो उस पे इतना हमला क्यों करना है? हमला ही नहीं हुआ, सच कहना हमला है। सच कहने से झंझट पड़ता है, सच से दुख लोग को होता है, लेकिन हम सदैव सच्चा बोले। अगर सच्चा नहीं बोलते तो हम भी तो विधानसभा में रहते। अब देखिए, आनंद सिंह जैसे बाहुबली के बारे में इतना पर्सनल कोई बोलेगा तो ये तो होना ही था। खैर, बिहार की राजनीति में नेता सिर्फ 2 तरह के नहीं होते, 3 तरह से मिलते हैं। एक साधारण नेताजी, दूसरे बाहुबली नेताजी और तीसरे वो नेताजी जिन्हें किसी बड़े बाहुबली का पूरा सिस्टम, पूरा मसल, पूरा नेटवर्क सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ जाति की पहचान हो, हाथ में ताकत और ऊपर से राजनीतिक संरक्षण हो तो वोट बैंक प्रैक्टिकली गारंटेड हो जाता है। आरजेडी की दौर को जंगल राज कहा गया था। 1990 से 2005 के बीच एनसीआरबी के रिकॉर्ड में 20,000 से ज्यादा हत्याएं दर्ज हुई और बूथ कैप्चरिंग किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट होती थी। बहुत से नेता इस पूरी हिंसक इकोनॉमी के साइलेंट शेयर होल्डर्स बनकर आराम से बैठे थे। बाद में नीतीश कुमार ने काफी क्रैकडाउन किया, सुधार भी लाया, लेकिन इस सिस्टम का जो चिपचिपा ग्लू सत्ता के गलियारों में जम चुका था, आज तक उतरा नहीं है। अब यहाँ एक बात साफ साफ समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन के पास चुनाव की ओवरसाइट पावर तो है, लेकिन
पुलिसिंग की पावर नहीं है। यानी जब भी कोई अपराध चुनाव के दौरान होता है, एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम है, जांच करना स्टेट लॉ एनफोर्समेंट का काम है और ईसीआई सिर्फ एडवाइजरी, मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर रीपोल करवा सकता है। कमीशन सीएपीएफ बुला सकता है, संवेदनशील बूथ चिन्हित कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है और अगर माहौल बिगड़ जाए तो दोबारा मतदान का आदेश भी दे सकता है। लेकिन आयोग किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, डायरेक्ट रेड नहीं कर सकता और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं कर सकता। ये सब कोर्ट और पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है। आप 2024 के झारखंड वाले कैंडिडेट किलिंग केस को ही देख लीजिए, पैटर्न वही है, लूपहोल वही है, एजेंसीज भी वही हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोग का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का होता है, क्योंकि उनके पास न पार्टी का मशीनरी सपोर्ट होता है, न कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क और न ही मसल रिटेलिएशन की कैपेसिटी। ऐसे माहौल में डेमोक्रेसी में जो फियर वैक्यूम बनता है उसे भरने के लिए बाहुबली आज भी तैयार खड़े रहते हैं। अब थोड़ा डेटा देखिए जो सच में शर्मिंदा कर देता है। 2025 की बिहार असेंबली में कुल 243 विधायकों में से 112 यानी 46% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और इनमें से 72 मतलब 72 विधायक यानी लगभग 30% गंभीर आईपीसी धाराओं में आरोपित हैं। हैरानी की बात यह है कि जो 38 महिलाएं विधायक चुनी गई उनमें से 18 महिलाएं यानी 47% भी क्रिमिनल केसेस से घिरी हुई हैं। अगर जमीन पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर में 10 में से 8 एमएलए, पटना में 9 में से 7 और गया में 9 में से 6 टेंटेड हैं और ये वही जिले हैं जहां माइनिंग माफिया और लैंड कार्टेल की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत रही है। वहीं इन विधायकों की औसत संपत्ति भी 8.2 करोड़ से बढ़कर 12.5 करोड़ पहुंच गई है। साफ है पावर प्रॉफिटेबल है और बात यहीं खत्म नहीं होती, पार्लियामेंट में भी हाल कुछ अलग ही है। बिहार में लोकसभा में जाने वाले 40 एमपीज में से 19 यानी 48% क्रिमिनल केसेस झेल रहे हैं और 12 एमपी यानी 30% गंभीर धाराओं में आरोपित हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात 74% टेंटेड एमपीज दोबारा जीतकर आए हैं। सोचिए, नेशनल लॉज बनाने और पास करने वाले खुद लॉ अंडर सर्विलेंस चल रहे हैं और शायद भारत की राजनीति में आज सबसे बड़ा सटायर यही है। अगर हम राष्ट्रीय तस्वीर देखें तो 2024 की 18वीं लोकसभा में लगभग 46% सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 31% पर गंभीर धाराएं लगी हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे उम्मीदवार 70 से 80% दोबारा चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। अब इसका कारण ये नहीं कि मतदाता बेवकूफ है, असल बात यह है कि ज्यादातर वोटर असुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसे माहौल में लोग उसी नेता को चुनते हैं जो डर के बदले शांति देने की क्षमता रखता हो। यही फियर बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी जीत रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब रुकता क्यों नहीं है। इनकी 4 सीधी वजह है। पहली, विनेबिलिटी पैराडॉक्स। पार्टियों को पता है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार वोट मशीन की तरह काम करते हैं, नैतिकता चाहे जहां चली जाए पर चुनावी नतीजे इनके पक्ष में रहते हैं। दूसरी, वोटर कॉम्प्लिसिटी साइकोलॉजी। डर और थोड़े से एहसान का कॉम्बिनेशन मतदाताओं को वफादार बना देता है। लोग सुधारक से ज्यादा रक्षक को चुनते हैं। तीसरी वजह, इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस। फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम तो है लेकिन काम स्लो ट्रैक पर चलता है। कन्विक्शन की दर सिर्फ 2% है और मामलों का वजन वर्षों तक लटका रहता है। और चौथी, कल्चरल इनर्शिया। बिहार की गलियों में आज भी लोग कहते हैं भाई का नाम चलना चाहिए, दादा का नाम चलना चाहिए और ऐसे माहौल में मेरिट टिकती नहीं है, दब जाती है। और अब कुछ बेहद कड़वे सवाल। अगर लोकतंत्र मसल पावर से जीता जा रहा है तो ईवीएम का बीप सिर्फ सिंबॉलिक साउंड बनकर रह जाएगा। अगर विटनेस प्रोटेक्शन महज 50 करोड़ के बजट पर चल रहा है जबकि जरूरत 500 करोड़ की है तो गवाही देते वक्त डर कौन हटाएगा। और अगर कास्ट आज भी करेंसी की तरह सर्कुलेट हो रही है तो साफ सुथरे उम्मीदवार हमेशा पॉलिटिकली बैंकरप्ट ही रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि समाधान क्या है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन होना चाहिए ताकि जिन पर गंभीर अपराधों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है वो सीधे चुनाव लड़ने से बाढ़ हो जाए। दूसरा, एक नेशनल थ्रेट इंटेलिजेंस डैशबोर्ड बनाया जाए जिसकी मदद से चुनाव के दौरान हिंसा, धमकी और लगातार बढ़ते नेटवर्क की जल्दी पहचान हो सके। तीसरा, उम्मीदवारों के एफिडेविट को क्यूआर वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाए ताकि जनता रियल टाइम में उनकी जानकारी क्रॉस चेक कर सके। चौथा, संपत्तियों का विवरण ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी के साथ अनिवार्य किया जाए ताकि ब्लैक मनी की पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग खत्म हो। और पांचवा, राजनेताओं से जुड़े मामलों के लिए 6 महीने में निपटारे की अनिवार्य न्यायिक बेंच बने ताकि फैसले चुनाव से पहले हो सके, बाद में नहीं। वरना 2025 के बाद 2030 आएगा, फिर 2035 आएगा और हम बस बॉडीज गिनेंगे, बैलेट्स गिनेंगे, लेकिन प्रोग्रेस की लिस्ट हमेशा खाली रहेगी। और आखिर में बात बहुत सीधी है। बिहार की राजनीति आज सवाल पूछ रही है कि हम लोकतंत्र चुन रहे हैं या फिर दबंग तंत्र।
हम नेता चुन रहे हैं या स्थानीय प्रोटेक्शन सिंडिकेट। और ये मत भूलिए, अपराधी चुनाव नहीं जीतते, जनता उन्हें जिताती है। अगर ये कल्चर नहीं बदला तो अगला दुलारचंद यादव, अगला IAS ऑफिसर किलिंग, अगला शूट आउट सब फिर होगा। बस समय और तारीख बदलती रहेगी, पैटर्न नहीं। और इसलिए बिहार को सिर्फ कानून की जरूरत नहीं, कानून की संस्कृति की जरूरत है। सिर्फ चुनाव की नहीं, इवोल्यूशन की जरूरत है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।